अ पर्सन लाइक मी हु हैज सफर्ड फ्रॉम एक्ने ऑलवेज, मैंने 12 साल की उम्र से रेटिनॉल लगाना शुरू किया था। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि डाइट और एक्ने का आपस में क्या रिलेशन है। दो चीजों का एविडेंस है। सबसे पहला है शुगर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, हमारी कंट्री में जहाँ पे केमिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयाँ दे देते हैं, अगर गलती से आइसोटेटिनोइन प्रेग्नेंट वुमेन ने खा ली, हाउ टू स्टॉप द एक्ने दैट हैपन बिफोर द पीरियड्स। आप 7-8 दिन पहले ही सबसे पहले तो जब आप मेकअप चूज करते हैं तो उस पे आप लेबल चेक कीजिए। इट शुड बी लेबल्ड। लोग ऐसे सोचते हैं कि जिन लोगों को एक्ने है वो अनहाइजीनिक है। अगर इन सब लगाने की ऑइंटमेंट से किसी का एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए? क्या आप जानते हैं 80% टीनेजर्स एक्ने से परेशान हैं। इसमें से 20% टीनेजर्स को सिवियर एक्ने है। 40% एडल्ट्स भी एक्ने से परेशान हैं। एक्ने एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं है, बट इससे गुजरने वाले लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट होता है। आज मार्केट में इतनी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एक्ने के लिए, इसमें से कौन सी ट्रीटमेंट सही है? क्या ये ट्रीटमेंट लेने से आपका एक्ने परमानेंटली चला जाएगा या फिर वो वापस आ जाएगा? अगर ये सारे सवाल आपके हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर अंकुर सरीन। वेलकम टू द 3rd एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रुथ अबाउट एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में। मैं पिलग्रिम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिनके वजह से हमें मिला ये अमेजिंग सेटअप, ताकि हम आपके पास ला पाए अनफिल्टर्ड ट्रूथ अबाउट एक्ने ट्रीटमेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्ने होता क्या है, बनता कैसे है। तो एक्ने होता है हमारे हार्मोन्स की वजह से। हमने अक्सर देखा है कि टीनेजर्स में ही एक्ने आना शुरू होता है, क्योंकि तब आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी है। इवन पीपल विद नॉर्मल हार्मोन्स कैन डेवलप एक्ने। तो जब हार्मोन्स बढ़ते हैं, वो आपके ऑयल ग्लैंड्स पे काम करके उन्हें खोलते हैं और उसमें से निकलता है ऑयल। सारी प्रॉब्लम इस ऑयल की वजह से है, बिकॉज ऑयल इज़ रिच इन इसेंशियल फैटी एसिड्स, और उस पर ग्रो करता है बैक्टीरिया, जो आपके हेयर फॉलिकल के अंदर ग्रो करके उसे क्लॉग करता है। उसके अंदर पस डेवलप होता है और तब बनता है पिंपल। तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं जो ऑयल हैं, और जब उस पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो एक रेड पिंपल बनेगा। ये सारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्ने हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि किसी को ज़्यादा एक्ने होता है और किसी को कम? एक्ने बहुत सारे कारणों की वजह से आपको हो सकता है। इसमें सबसे पहला आता है हार्मोनल। जब भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, मीनोपॉज, उस समय एक्ने आपको हो सकता है। जेनेटिक्स, अगर आपके माता पिता को ज़्यादा एक्ने हुआ है तो आपको भी एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, अगर ऑयल ग्लैंड का साइज़ बड़ा है और वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पोर जल्दी ब्लॉक होंगे और एक्ने होगा। कुछ लोगों में एक्सेसिव डेड स्किन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और इसके कारण भी एक्ने होता है। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस से आपके हार्मोन बढ़ जाते हैं और वो ऑयल ज़्यादा सिक्रीट करवाते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंट, पोल्यूटेड सिटीज़ में रहने के वजह से भी आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं और एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग ऐसे सोचते हैं कि जिन लोगों को एक्ने है वो अनहाइजीनिक है। ऐसा नहीं है। अगर आपका हाइजीन अच्छा है तो भी आपको एक्ने हो सकता है, बट अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से आपका एक्ने बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किन केयर और कॉस्मेटिक, जो कि इतने सारे अवेलेबल है आजकल, तो अगर आप कॉमेडोजेनिक यूज़ कर रहे हैं तो भी आपकी एक्ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि डाइट और एक्ने का आपस में क्या रिलेशन है। इसके ऊपर कई स्टडीज़ हो चुकी हैं अब तक। कुछ चीज़ों में एविडेंस मिला है कि हाँ, ये चीज़ें एक्ने करवाती हैं, और बाकी चीज़ों का हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है। दो चीज़ों का एविडेंस है। सबसे पहला है शुगर। अगर आप हाई शुगर डाइट लेते हो तो आपकी बॉडी में बार बार स्पाइक आएगी इंसुलिन की। मतलब जब शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ेगा, और ये इंसुलिन आगे प्रमोट करता है एक चीज़ को जिसे कहते हैं IGF-1, विच इज़ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अब इंसुलिन और IGF-1 दोनों ही उस मेल हार्मोन को बढ़ाते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो एक्ने करवाता है। इसका हमारे पास प्रूफ है। सेकेंड, काउज मिल्क। काउज मिल्क पे बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ये एक्ने को इंक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन इन काउज मिल्क दैट रिजेंबल्स ह्यूमन हार्मोन। तो गाय के दूध लेने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन पनीर, चीज़, घी, कर्ड, योगर्ट, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि इनमें प्रोसेस हो जाता है वो हार्मोन और वो इतना आपको इफेक्ट नहीं करता। बहुत पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि इनको समझाइए बच्चों को कि तला हुआ फूड ज़्यादा खाते से एक्ने होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि तला हुआ फूड खाने से स्किन का ऑयल निकलता है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्ने एक बहुत इंडिविजुअल कंडीशन है। किसी किसी फूड से किसी लोगों को एक्ने होते हैं और किसी को नहीं होते हैं। कुछ लोगों को नट से होते हैं, कुछ लोगों को ग्रीजी फूड से होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई फूड आपका एक्ने ट्रिगर करता है तो उसको स्टॉप करने से बहुत हेल्प हो सकती है। क्या गट हेल्थ खराब होने से भी पिंपल्स निकल सकते हैं? होता यह है कि ज़्यादा शुगर खाने से हमें डिसबायोसिस हो जाता है, यानी कि हमारे जो गट का बैक्टीरिया है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसके वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं और हमें तो पता ही है कि एक्ने इज़ अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो नेचुरल गट बैक्टीरिया हार्म होने से डेफिनेटली एक्ने बढ़ सकता है। अब बहुत लोग हमें आके बोलते हैं कि इनको एक्ने हो रहा है तो इनके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होगी और वो उन्हें ब्लड प्यूरिफायर्स देते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स एक्ने के लिए कोई ब्लड टेस्ट रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि एक्ने का ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। इस पे काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं। तो ये जो ब्लड प्योरीफायर्स होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपका ब्लड इससे साफ़ हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाओगे आप इससे। तो इस पे आप डिपेंड करके अपने एक्ने को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, उससे आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हो सकती है। तो पेशेंट्स कॉमनली पूछते हैं मुझे एक्ने है तो क्या मेकअप मुझे वेयर करना चाहिए या नहीं। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब आप मेकअप चूज़ करते हैं तो उस पर आप लेबल चेक कीजिए। इट शुड बी लेबल्ड नॉन कोमेडोजेनिक या फिर मेड फॉर एक्ने पेशेंट्स, ऑयल फ्री मेकअप होना चाहिए। तो इससे आपको कम प्रॉब्लम्स होगी। दूसरी चीज़, जब आप मेकअप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम टूल से है कि आप टूल्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जो ब्यूटी ब्लेंडर्स है, ब्रशेज़ हैं, आप इन्हें यूज़ करते हैं और आप इन्हें बार बार वॉश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनका बैक्टीरिया कभी 100% जाता नहीं है, इवन विद बेस्ट ऑफ बेस्ट वॉशिंग, और इन्हें डिस्पोज करना इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि वो कॉटन बॉल्स यूज़ कर सकते हैं टू यूज़ देयर मेकअप, क्योंकि वो डिस्पोज उन्हें कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब आप मेकअप रिमूव करते हैं तो इंश्योर कीजिए वो कम्प्लीटली रिमूव हो रहा है। जो लोग लगा के सो जाते हैं मेकअप को, दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम देन मेकअप इटसेल्फ। तो मिसलर वाटर यूज़ करना आइडियल है। क्लेंजिंग बाम्स और ऑयल्स भी क्लॉग करते हैं पोर्स को, तो उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। आप पेशेंट्स को क्या टिप्स देते हैं जो वो घर पे फॉलो कर सकते हैं टू प्रिवेंट एक्ने? सबसे पहले तो सिंपल फेस वॉश करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसमें आपको एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जिसमें प्रेफरेबली थोड़े एक्सफोलिएंट्स हो, थोड़े ऑयल कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज़ हो फेस वॉश में। सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या फोमिंग फेस वॉश इसके लिए अच्छे रहते हैं। अब कुछ लोग आके बोलते हैं कि हमें एक्ने है तो हम ये जेंटल स्किन क्लेंजर यूज़ करते हैं। जेंटल स्किन क्लेंजर्स एक्ने पेशेंट्स के लिए नहीं है। आपको चाहिए जो कि अच्छा झाग बनाए ताकि वो आपके अच्छे से ऑयल और इम्प्योरिटी और बैक्टीरिया को धो डाले। कम से कम 2 बार आपको दिन में फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए। एक बार आप सुबह करो, एक बार आप रात को सोने से पहले करो। अगर आप बीच में स्पोर्ट्स खेलते हैं तो डेफिनेटली एक बार आपको और करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या है, इसमें भी ओवरडू कर देते हैं। आपको इतना भी फेस वॉश नहीं करना है कि आपकी जो नेचुरल स्किन है उसका भी ऑयल निकल जाए और आपको ड्राई ड्राई खिंचा खिंचा लगे। तो आपको कॉइन साइज फेस वॉश लेना है अपने पाम में और डैम्प स्किन पे 10 सेकेंड्स तक एटलीस्ट मसाज करना है ताकि वो आपको प्रॉपर क्लिनजिंग दे। उसको रिमूव करके आप अपने फेस को टॉवल से पैड ड्राई कर सकते हो। याद रखो कि स्क्रब मत करो, इससे आपके जो एक्ने है वो ब्लीड कर सकते हैं और वो एक्चुअली आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। फेस ड्राई करने के बाद आपको जो भी ट्रीटमेंट दी है आपके डॉक्टर ने या फिर आप खुद से कुछ यूज़ कर रहे हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉइड्स, तो आप वो थिन लेयर पूरे चेहरे पे लगा सकते हो। स्पॉट ट्रीटमेंट का एक्ने में ज़्यादा रोल नहीं है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार हमें ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट कई सारे अच्छे ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आते हैं, आप वो लगा सकते हो। उसके ऊपर आपको लगानी चाहिए सनस्क्रीन और फिर आपकी स्किन रेडी है बाहर जाने के लिए। इतने सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है मार्केट में एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा यूज़ करें? तो जब अपनी क्लिनिक में भी मैं पेशेंट्स के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन बनाती हूँ, कोई सेट प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये 5 चीज़ें हैं जो हर एक्ने के पेशेंट को देनी है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेज या लेवल ऑफ एक्ने क्या है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सबसे पहले आपके हार्मोन्स राइज होते हैं, वो आपके ऑयल ग्लैंड्स को खोलते हैं, उस पर बैक्टीरिया ग्रो करता है और फिर एक्ने आता है। तो या तो हम हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम आपका ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिर्फ कंट्रोल की बात है। इसके साथ जब कंट्रोल हो जाता है तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोन्स हमेशा हमारे अंदर रहेंगे।
तो अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है सिर्फ कील मुहासे लेके, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स लेके, जिसमें आपके टी जोन पे आपको ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, चिन पे दिख रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ ब्लैक हेड्स दिखेंगे, इसका मतलब ऑयल बनना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे ऑयल डिजोल्विंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, चाहे वो फेस वॉश के फॉर्म में हो, चाहे जेल या सीरम के फॉर्म में हो। इसके अलावा रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल्स का एप्लीकेशन हम करते हैं। रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड्स विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपका ऑयल ड्राई करते हैं, और ये मेंटेनेंस में भी ज़रूरी है ताकि ऑयल सूखा हुआ रहे। इसके अलावा अगर आपको रेड पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है, तब हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, चाहे वो खाने के लिए हो चाहे लगाने के लिए हो। इसमें आती है बेंजोल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, एज़ेलिक एसिड। और अगर आपको बड़े पस वाले दाने हो गए हैं तब डॉक्टर्स यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्गर ट्रीटमेंट, जैसे कि टॉपिकल ट्रेटिनोइन या फिर ओरल आइसोट्रेटिनोइन या ओरल एंटीबायोटिक्स, या फिर कभी कभी वो आपको इंजेक्शन भी दे सकते हैं जिसे हम ILS कहते हैं। और फाइनली अगर आपकी स्किन पे मार्क्स, ये काले दाग या गड्ढे छूट गए हैं, तब आपको कुछ और तरह की मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब होती हैं। मार्क्स के लिए जनरली डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं नायासिनामाइड, कोजिक एसिड, एज़िलिक एसिड। और अगर आप एक्ने स्कार्स की स्टेज पे पहुंच गए हैं, जब पिट्स या गड्ढे छूट गए हैं, तो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की मदद से आप इसे सॉल्व करवा सकते हैं। सो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपका फेवरेट है एक्ने ट्रीट करने के लिए? वेल ऑफ कोर्स रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स जो है वो एक्ने को हर तरीके से अटैक करते हैं। ये आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन कम करता है, ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन करता है, और साथ ही साथ कोलैजन को इंक्रीज करता है। तो आपके जो एक्ने से होने वाले स्कार्स और मार्क्स है उसको भी कम करता है। रेटिनॉइड्स जो होते हैं वो विटामिन ए से बनते हैं, और ये आपके सेल के अंदर घुस के सीधा न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं। सबसे कॉमनली ट्रेटिनोइन के बारे में हम सुनते हैं, बट ट्रेटिनोइन जो है वो एक बड़ा ही हाई कैटेगरी का रेटिनॉइड है। उसके कई सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी है, इसलिए अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के साथ करो। और जो लोग प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उन लोगों को ट्रेटिनोइन यूज़ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ट्रेटिनोइन काफ़ी सिवियर है, उनको लगता है उसे काफ़ी ड्राइनेस होती है, तो उनके लिए अडैप्लिन एक अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट ट्रेटिनोइन और अडैप्लिन दोनों अच्छे रेटिनॉइड्स हैं, बट स्टडीज़ में देखा गया है कि जब आपके रेड पिंपल्स होते हैं, एक्ने ज़्यादा होते हैं, तब अडैप्लिन थोड़ा बेटर काम करती है, और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ऑयल कंट्रोल, एंटी एजिंग, स्कार्स, इन सब पे ट्रेटिनोइन थोड़ा बेटर काम करती है। तो अडैप्लिन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। कुछ लोग कॉस्मेटिकली रेटिनॉल्स यूज़ करते हैं और एक्चुअली उनसे भी एक्ने कंट्रोल हो जाता है, बट अगर ओवर द काउंटर रेटिनॉल से आपका एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रेटिनोइन और अडैप्लिन के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। जब ओवर द काउंटर लोग रेटिनॉल लेते हैं तो मैंने अक्सर देखा है, जब वो हमें पास लेके आते हैं उन्हें परसेंटेज का कोई आइडिया ही नहीं है, उन्हें नहीं पता वो कितना परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं। तो कम से कम 0.5% रेटिनॉल तो होना चाहिए ताकि अब वो आपकी स्किन पे कोई भी इफेक्ट दे पाए। ऑल्दो 0.5% रेटिनॉल भी बहुत वीक है। तो मैं पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ, जब आपको पता नहीं है रेटिनॉल के परसेंटेजेस के बारे में, तो अगर आप रेटिनॉल भी यूज़ करना चाहते हैं, एक डॉक्टर से पूछ के कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सूट करेगा। इसके अलावा कई पेरेंट्स जब अपने टीनेजर्स को लाते हैं और मैं कहती हूँ इनको हम रेटिनॉइड देंगे ताकि इनको ऑयल प्रोडक्शन रुके, तो वो तुरंत मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर ये बच्चा बहुत यंग नहीं है रेटिनॉल के लिए या रेटिनॉइड के लिए? तो मैं हमेशा उन्हें समझाती हूँ कि रेटिनॉइड्स एक्चुअली एक एंटी एक्ने मेडिकेशन है। कई सालों के बाद जब हमने रेटिनॉइड्स को यूज़ कर लिया एक्ने के लिए, तब हमने देखा कि उसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो हमने उसे एंटी एजिंग में भी यूज़ करना स्टार्ट किया। अ पर्सन लाइक मी हु हैज सफर्ड फ्रॉम एक्ने ऑलवेज, मैंने 12 साल की उम्र से रेटिनॉल लगाना शुरू किया था और उसी ने मेरे एक्ने स्कार्स को प्रिवेंट किया है। तो ये बात पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। लोग जब रेटिनॉइड स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं, गूगल करते हैं। तो आप क्या क्या साइड इफेक्ट्स अपने पेशेंट्स को समझाते हैं? मेन साइड इफेक्ट जो मैं पेशेंट को समझाता हूँ वो है कि क्योंकि ये ऑयल को कम करता है, ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, तो स्किन ऑफकोर्स ड्राई होगी। थोड़ी ज़्यादा भी कई बार ड्राई हो सकती है, तो फ्लेकी भी हो सकती है, थोड़ी स्किन सेंसिटिविटी भी आ सकती है। अगर आपने रात को रेटिनॉइड लगाया है और अगले दिन अगर आपको थोड़ी ड्राइनेस है तो वो नॉर्मल है, आपको बस मॉइस्चराइज करना है और कुछ नहीं करना है। बट हाँ, आपकी स्किन ज़्यादा पील आउट नहीं होनी चाहिए, विजिबल पीलिंग नहीं होनी चाहिए और रेडनेस नहीं होनी चाहिए। रेटिनॉइड लगाने का सही तरीका आपको अपने डॉक्टर से समझना चाहिए। तो अच्छे से फेस वॉश करके, ड्राई करके आप एक पी साइज क्वांटिटी ले सकते हो और उसी पी साइज क्वांटिटी में से आप 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने फोरहेड में, दोनों चीक्स पे और चिन पे, और अपने फिंगर टिप से फिर आप उसे फैला लो। आप अपने नेक पर भी लगा सकते हो। अपर चेस्ट और अपर बैक पे अगर एक्ने है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि कई लोग रेटिनॉइड्स को स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इससे बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, जो कॉमन साइड इफेक्ट है या कह सकते हैं वो एक्चुअली एक इफेक्ट है ऑफ रेटिनॉइड यूजेज इज स्किन पर्जिंग। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अंदर काफ़ी कुछ भरा हुआ है ऑयल ग्लैंड्स के अंदर, हेयर फॉलिकल के अंदर, उसमें आपके डेड स्किन सेल्स हैं, ऑयल है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। तो जब आपके ऑयल ग्लैंड्स बंद होंगे, दे विल शट डाउन बिकॉज ऑफ रेटिनॉइड्स, ये अंदर का पूरा ऑयल पहले बाहर आएगा, तो लोगों के पिंपल्स बढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि रेटिनॉइड से उनकी स्किन खराब हो रही है, बट एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग योर स्किन। इस प्रोसेस में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद रेटिनॉइड्स का असर आना शुरू होता है। सो विथ रेटिनॉइड्स पीपल हैव टू बी पेशेंट। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है रेटिनॉल वर्सेस बाकुचियोल, तो इसका सच क्या है? अब क्या है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं मार्केट में, तो हर किसी को अपना मॉलिक्यूल प्रमोट करना है। तो लोग कहते हैं बाकुचियोल इज इक्वल टू रेटिनॉइड्स, मैंने कई सारे रील्स में देखा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकुचियोल केमिकली सिमिलर है रेटिनॉइड से, और जो लोग रेटिनॉइड्स किसी कारण से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि स्किन सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, वो लोग बाकुचियोल अपने स्किन के रूटीन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको हेल्प करेगा। बट ये समझना कि लॉन्ग टर्म में बाकुचियोल और रेटिनॉल के रिजल्ट्स कंपेरेबल होंगे, ये गलत है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि डॉक्टर जोशिया की एक्ने फ्री स्किन का रीज़न है बेंजोइल पेरोक्साइड। वो पिछले कई सालों से इसे यूज़ कर रही है। बेंजोइल पेरोक्साइड इसलिए मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है क्योंकि पर्सनली इसे मुझे हेल्प किया है। और काम कैसे करता है वो, तो बेंजोइल पेरोक्साइड एक ऑक्साइड है। अब जो हमारा बैक्टीरिया होता है जो एक्ने करवाता है, जिसे हम कहते हैं क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, वो एक्चुअली डीप ऑयल ग्लैंड्स में इसीलिए सर्वाइव करता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, वो ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब हम बेंजोइल पेरोक्साइड लगाते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है हेयर फॉलिकल में और वो उस बैक्टीरिया को मारता है। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो सिंपल एक्ने होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, जब उस पर हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो वो रेड पिंपल्स का कन्वर्जन को बहुत कम करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड वॉशेस के फॉर्म में आता है, जेल्स के फॉर्म में आता है, सिंपल ट्रीटमेंट है और इसीलिए ये वन ऑफ माय फेवरेट मॉलिक्यूल्स है इन स्किन केयर। कुछ एंटीबायोटिक्स की तो टीवी पे ऐड आती है, जैसे कि 1% क्लिंडामाइसिन, बहुत ही अब्यूज्ड मॉलिक्यूल है ये एक्ने के लिए। लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं और लगाते रहते हैं। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, सिर्फ 3 मंथ्स तक आप मैक्सिमम लगा सकते हो। बैक्टीरिया नहीं तो उससे रेजिस्टेंस बना लेता है और वो आपके लिए यूजलेस हो जाती है। उसके अलावा अभी एक नई आई है जिसे बोलते हैं मीनोसाइक्लिन। ये पहले ओरल फॉर्म में तो थी बट अब टॉपिकल फॉर्म में भी आने लगी है। मीनोसाइक्लिन काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट अगेन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम इसमें जल्दी आ जाएगा क्योंकि ये भी एक एंटीबायोटिक कैटेगरी में ही आती है। सल्फर भी पहले ज़्यादा यूज़ होता था एक्ने में, आजकल भी बैक और चेस्ट एक्ने में यूज़ करते हैं और उसकी भी एफिकेसी ठीक ठाक है। एक मॉलिक्यूल जो अंडर यूटिलाइज्ड है एक्ने में वो है एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड 5, 10, 20% की कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। ये एंटी बैक्टीरियल तो है ही, बट इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो रेडनेस कम करने में इसका खास ही रोल है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी आपको मिलता है और ये एक्ने से होने वाले मार्क्स और स्कार्स में भी इंप्रूवमेंट लाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एजिलिक एसिड एक अच्छा मॉलिक्यूल है एक्ने कंट्रोल के लिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ है। एक्ने में बहुत सारे पेशेंट्स एक्सफोलिएंट्स यूज़ करना चाहते हैं, उन्होंने सुना है उसके बारे में, और जनरली उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि ग्लाइकोलिक करना है, सैलिसिलिक करना है, होम पीलिंग सोल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सैलिसिलिक एसिड एक ऑयल लविंग एसिड है, वो है जो ऑयल को डिज़ोल्व करता है। क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर बैक्टीरिया पड़ा है और उसके ऊपर एक ऑयल का प्लग है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड प्रेफर करना चाहिए जो आपके ऑयल को डिज़ोल्व करके अंदर तक घुस सके। ग्लाइकोलिक एसिड में वो पोटेंशियल नहीं है। ग्लाइकोलिक एसिड उनके लिए बेटर है जिनको एक्ने मार्क्स हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डेड स्किन सेल्स को हटाना है जिसमें मार्क्स पड़ा है। अब सैलिसिलिक एसिड 2% कॉन्सेंट्रेशन में अगर जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं, वो मैंने देखा है अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी क्योंकि जो रोज़ ऑयल निकल रहा है उसे निकालना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप वॉश के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगी। और अगर आप सीरम या जेल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 1 बार यूज़ करना है टू डिज़ोल्व ऑयल एवरी सिंगल डे। अगर इन सब लगाने की ऑइंटमेंट से किसी का एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहा है तब क्या किया जाए? तो तब हमें ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट करना पड़ता है। इसमें सबसे कॉमनली हम आइसोट्रेटिनोइन या फिर जो कॉमनली इंडिया के बाहर एक्यूटेन के नाम से भी जानी जाती है वो यूज़ करते हैं। ये भी एक रेटिनॉइड है, तो रेटिनॉइड्स के बेस्ट जो पार्ट है वो है कि हर लेवल पे एक्ने पे काम करता है। अब आइसोट्रेटिनोइन में ज़रूरी ये है कि आप उसका पूरा कोर्स लें जैसे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने समझाया है।
एक्ने तो आपका कम हो ही जाएगा, बट ऑफ कोर्स उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं, और अगर वो है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी है। इसमें सबसे पहले आता है ड्राई स्किन। इसके अलावा आपको हेडेक हो सकती है, आपके बोन में पेन हो सकता है, आपको फीवर लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल बढ़ सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और कभी रेयर केस में आपकी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं आइसोट्रेटिनोइन के साथ कि वो ऑन एंड ऑफ उसे लेते हैं, 4 गोली खा ली, एक्ने आया, 4 गोली खा ली, फिर बंद कर दिया। इस तरीके से अगर आप आइसोट्रेटिनोइन ले रहे हैं तो उससे आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टडीज़ में देखा गया है, जो लोग रेकरेंट कोर्सेज, प्रॉपर कंप्लीट कोर्सेज ऑफ आइसोट्रेटिनोइन लेते हैं, उनका धीरे धीरे करके रेकरेंस और रिलैप्स एक्ने में कम हो जाता है। इसलिए मेरा ये फर्स्ट चॉइस है एक्ने ट्रीटमेंट में। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, हमारी कंट्री में जहाँ पे केमिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयाँ दे देते हैं, आइसोट्रेटिनोइन आप नहीं ले सकते अगर आपको प्रेगनेंसी है। इसके अलावा आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते अगर आप आइसोट्रेटिनोइन पे है, क्योंकि वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और वो किसी और के ब्लड में भी चली जाएगी। अगर आप आइसोट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद रखें कि 6 मंथ्स प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको उसको बंद करना है। और वाइल यूसेज ऑफ आइसोट्रेटिनोइन आपको कम से कम 2 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करना है एक साथ। अगर गलती से आइसोट्रेटिनोइन प्रेग्नेंट वुमेन ने खा ली तो उससे उनके बच्चे को लिम्ब एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं, उनके हार्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आइसोट्रेटिनोइन को कैटेगरी एक्स माना गया है प्रेगनेंसी में, और इसलिए उसको प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर चुके हैं पास्ट में, या आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं, तो आप अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताइए। और आइसोट्रेटिनोइन से अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं कि आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, तो वो भी आप अपने डॉक्टर को बता के आइसोट्रेटिनोइन के कंटिन्यूएशन को करना है कि नहीं करना है वो डिस्कस कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप आइसोट्रेटिनोइन पे होते हैं, क्योंकि एक ओरल मेडिकेशन है, आप LFT विच इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल शायद आपके डॉक्टर कहेंगे आप कुछ महीनों बाद रिपीट करवाइए, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपको क्या डोजेज दे रहे हैं। जिन लोगों को आइसोट्रेटिनोइन सूट नहीं करती उनके लिए ओरल एंटीबायोटिक्स भी है एक्ने ट्रीटमेंट में। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन कॉमनली यूज़ होती है। डॉक्सीसाइक्लिन काफ़ी इफेक्टिव है और उससे भी एक्चुअली लंबे समय तक लेना पड़ता है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। उसे आप खूब सारे पानी के साथ लो, और उसको लेने के बाद जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो एकदम लेट जाते हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन भी डॉक्सीसाइक्लिन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके वजह से इसकी टॉलरेबिलिटी कुछ पेशेंट्स में इतनी अच्छी नहीं होती। तो अच्छी बात क्या है डॉक्सीसाइक्लिन की, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, तो वो एक्ने को 2 तरीके से अटैक करती है। इसी क्लास में 2 और ड्रग्स है, लेमीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन, और इनका भी जो इफेक्ट है डॉक्सीसाइक्लिन जैसा ही है। और कई बार ये प्रैक्टिशनर बेस्ड है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बेटर होता है एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के साथ, तो वो उसे प्रेफर करते हैं। कुछ भी इसमें सही या गलत नहीं है। अब अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट या ओरल एंटीबायोटिक्स या आइसोट्रेटिनोइन से भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, इसका मतलब हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ है, और तब हमें हार्मोनल थेरेपी पे जाना पड़ता है। अक्सर ये PCOS के पेशेंट्स होते हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वेट गेन होता है, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ, और इनको इन सब सिंपल आइसोट्रेटिनोइन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम 2 टाइप की हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। वन इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो आपके हार्मोन्स को, साइकिल्स को रेगुलेट करेगी, और ताकि वो नॉर्मली फंक्शन कर पाएँ आपके एक्ने या ऑयल ग्लैंड्स पे। और दूसरी होती है जिसे हम एंटी एंड्रोजन कहते हैं, जो मेल हार्मोन को ब्लॉक करती है, जो एक्ने करवाता है, जिसे हम स्पैरोनोलैक्टोन कहते हैं। कभी कभी आइसोट्रेटिनोइन के ओवर एंड अबव ये चीज़ें ऐड करी जाती हैं टू गिव बेटर इफेक्ट। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है एक्ने ट्रीटमेंट को, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। 2 महीने के बाद अगर आपको लगता है सिंपल चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सो वी स्टेप अप द लैडर। बट ये सब हायर ट्रीटमेंट्स हैं और सबकी इनको ज़रूरत नहीं होती। जो लोग PCOS से सफ़र करते हैं, या जैसे हम PCOD भी कहते हैं, उनको भी एक्ने होता है। डिफरेंस क्या है? PCOD एक पुराना टर्म है, PCOS एक नया टर्म है, क्योंकि PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये पूरा डिजीज़ बनता है। इसमें होता यह है कि आपकी ओवरीज़ में वो सिस्ट बन गई हैं, और उसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। वेट गेन से PCOS ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फैट लेयर है उसके अंदर भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये सब हार्मोन्स मेल हार्मोन्स होते हैं जो एक्ने को बढ़ाते हैं। बट क्योंकि PCOS और एक्ने कॉमनली लिंक्ड हैं, आप उससे कैसे डील करते हैं? PCOS में अगर हमें एक्ने कम करना है तो हमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है। हमें अपना वेट रिड्यूस करना है। उसके बाद
अगर नहीं हो रहा है तो अभी भी एक्ने ठीक, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। यूजुअली इसमें भी आइसोट्रेटिनॉइन या फिर एंटीबायोटिक्स अच्छा काम करती हैं, बट कई बारी पीसीओएस में ये चीज़ें काम नहीं करती क्योंकि हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब्ड होता है। इन पेशेंट्स में खास हम प्रेफर करते हैं हार्मोनल थेरेपीज़ या फिर स्पाइरोलैक्टोन, जो कि एक एंटी एंड्रोजन कैटेगरी में आती है। ये जो ड्रग्स है ये हार्मोनल लेवल को मॉड्यूलेट करती हैं और ये पीसीओएस में एक्ने ट्रीट करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। तो ये हो गई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स की बात जो हमें रेगुलरली लेना पड़ता है। बट अगर किसी को एक पिंपल आ गया और वो तुरंत ठीक करना है तो उसके लिए क्या सजेस्ट करते हो आप? ये बहुत ही फन और चैलेंजिंग पार्ट है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो कई बार लोग आके बोलते हैं कि यार मेरी कल शादी है या 2-3 दिन में फंक्शन में जाना है, तो ये पिंपल आ गया, अब क्या करें? तो लोग यूजुअली एक्ने पैच यूज़ करते हैं इसके लिए, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन है। बट अगर स्टडीज़ के हिसाब से जाया जाए तो एक्ने पैच ज़्यादा यूज़फुल नहीं है एक्ने ट्रीटमेंट में। और अगर आपको पिंपल सडन रिडक्शन करनी है तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फ्लेमेशन कम करनी होगी। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि वो आपको एक माइल्ड स्टेरॉइड दे सकते हैं विद एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन, जो सबसे अच्छा काम करता है पिंपल को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर बहुत मोटा सिस्ट है तो इंट्रालीजनल इंजेक्शन भी आते हैं स्टेरॉइड के, जो कि हम पिंपल के अंदर डायरेक्टली डाल सकते हैं, तो उससे पिंपल कम हो जाता है। बट ये सब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। इनका एक्ने ट्रीटमेंट में पर से कोई रोल नहीं है। समर्स में अक्सर लोगों का एक्ने बढ़ता है और उन्हें लगता है कि डॉक्टर हम पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो तब हम क्या करें? तो कुछ पैड्स भी आते हैं, मतलब टिश्यूज़ आते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो बहुत अच्छे वाइप्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ ये आप अपने बैग में रखिए। दिन में 2-3 बजे जब भी आपको लगता है काफ़ी ग्रीस या ऑयल इकट्ठा हो गया है तो आप एक पैड लेके उसे हर चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। टोनर्स आते हैं जिनमें सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक एसिड होगा, तो आपको एस्ट्रिंजेंट बेस्ड टोनर्स नहीं, ये टोनर्स भी आप अपने बैग में रख के 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पे। पिंपल पैचेस 2 ही कारण में हेल्पफुल होते हैं, एक एक्ने को छुपाने के लिए और दूसरा अगर अपने एक्ने को आप बार बार टच करते हो तो उससे बचने के लिए। जैसे कि आपने कहा उसका कोई एक्ने ट्रीटमेंट में रोल नहीं है। अब इन द एंड जब आपका एक्ने ठीक हो चुका है उसके बाद शुरू होती है रियल स्ट्रगल, क्योंकि एक्ने हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हार्मोन्स हमेशा आपके अंदर रहेंगे तो पिंपल्स फिर से आ सकते हैं। इसीलिए आपके डॉक्टर जो आपको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और मे बी एक रेटिनॉइड, वो आपको हमेशा लगाते रहना है। अब एक्ने चले जाने के बाद एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स, ये स्ट्रगल भी रहती है। सबसे पहले तो अगर आपको एक्ने है तो बेस्ट है कि आप उसको पहले ही ट्रीट करवा लो, ताकि मार्क्स और स्कार ज़्यादा बने नहीं। बट अगर मार्क्स बन गए हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? 2 टाइप के मार्क्स होते हैं, ब्राउन और रेड। ब्राउन मार्क्स होते हैं स्किन के अंदर, स्किन में कॉलम्स ऑफ पिगमेंटेशन बन गए हैं और उसे हमें ठीक करना है। उसके लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है टॉपिकल ट्रीटमेंट। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर थोड़े पोटेंट क्रीम्स ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोकिनोन आता है, बट क्योंकि ये एक प्रेस्क्रिप्शन ग्रेड मेडिसिन है तो आपको हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। जब तक वो बताए तब तक ही लेना चाहिए। ये वंडर्स की तरह काम करता है बट इट्स नॉट सेफ इन लॉन्ग रन। इसके अलावा आप घर पे कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड, नायासिनामाइड ट्राई कर सकते हैं। विटामिन सी एक थोड़ा नोटोरियस मॉलिक्यूल है, किसी किसी को एक्ने देता है, तो मार्क्स के लिए वो मेरा फेवरेट नहीं है। अक्सर पेशेंट्स ये गलती करते हैं, जब उनको रेड मार्क्स होते हैं वो स्किन लाइटनिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि जो रेड है वो स्किन का कलर नहीं है, ब्राउन स्किन का कलर होता है। रेड ब्लड वेसल का कलर है, तो उसके लिए स्पेशल मॉलिक्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि एजिलिक एसिड या ट्रांक्सिमिक एसिड। क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी आप ले सकते हैं पिगमेंट रिडक्शन के लिए। इसमें केमिकल पील्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं, इकोनॉमिकल हैं, लंबे समय तक करवा सकते हो, कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कई सारे और बेनिफिट्स भी देती है एक्ने मार्क रिडक्शन के अलावा। केमिकल पील में बेसिकली आपकी स्किन एक्सफोलिएशन हो रही है और जो भी केमिकल पील में मॉलिक्यूल है वो किसी ना किसी तरीके से यूजुअली मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से आपके जो ब्लैक मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। केमिकल पील से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव और क्विक होता है क्यू स्विच लेजर्स। इसमें एक लेज़र लाइट आपके एक्ने के मार्क्स पे दी जाती है जो उधर का मेलानिन या कलर को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा क्विक होता है। डिपेंडिंग कि आपको कितने एक्ने मार्क्स हैं, कितने गहरे मार्क्स हैं, आपके डॉक्टर आपको 2 या 3 सेशंस दे सकते हैं फॉर क्विक रिकवरी। ये सारी ट्रीटमेंट्स तो आप कितनी भी करा सकते हो, लेजर्स करा सकते हो, केमिकल पील करा सकते हो, बट सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्ने मार्क्स हैं तो वो धूप में जाने से और ज़्यादा डार्क होंगे, तो आपको सनस्क्रीन बहुत अच्छे से यूज़ करनी है और एवरी 3 आवर अगर आप धूप में हो उससे ज़्यादा तो आपको डेफिनेटली रीअप्लाई भी करनी है। अब एक्ने की जो पिट्स छूट जाते हैं, गड्ढे छूट जाते हैं, बहुत लोग उसके लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं। इस पे क्या काम करता है और क्या नहीं?
एक्ने के जो गड्ढे हैं वो क्यों हैं? वो है आपके कोलेजन में फाइब्रोसिस होने की वजह से। कोलेजन बेसिकली जकड़न बना रहा है और स्किन को नीचे खींच रहा है, तो हमें उसको फिजिकली रिलीज़ करना पड़ेगा, तो आपकी स्किन ऊपर उठ जाएगी। अगर गड्ढे डीप है तो सबसिजन बहुत अच्छा काम करता है। सबसिजन में हम एक छोटा सा एंट्री पॉइंट बना के आरएफ नीडल को अंदर डाल देते हैं और उससे हम आरएफ एनर्जी से आपके जो सबसिजन बैंड्स होते हैं उसको तोड़ते हैं ताकि आपके स्कार ऊपर उठ जाए। अगर डीप स्कार है तो स्किन बूस्टर का यूज़ करना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने सुपरफिशियल और डीप स्किन के बीच में कुछ डालेंगे नहीं तो जो आपकी स्किन है वो वापस से नीचे बैठने की कोशिश करती है ओवर टाइम, इसलिए ज़रूरी है स्किन बूस्टर्स का यूज़ करना। माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है एक्ने स्कार्स के लिए। और जहाँ माइक्रो नीडलिंग की बात करते हैं तो डर्मापेन 4 मेरा फेवरेट डिवाइस है, क्योंकि वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है और बहुत यूनिफॉर्म आपको माइक्रो नीडलिंग वो देता है। उसके साथ कई सारे और सीरम्स होते हैं जो हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके कोलेजन में जाकर वर्क करते हैं। उससे एक और एडवांस ट्रीटमेंट आती है मॉर्फियस इन्फिनिटी या फिर मॉर्फियस 8 के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। तो अगर इंडिया के बाहर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है ये भी एक्ने में अच्छे रिजल्ट्स देती है और ये मल्टीपल नीडल्स के थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी देती है आपके कोलेजन में, जिससे कोलेजन के बैंड्स टूटते हैं और आपका स्किन ऊपर उठ जाता है। अगर थोड़ी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और इसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। हाउएवर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का एक लिमिटिंग फैक्टर है कि इसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी कि काले धब्बे छूट जाना आपके स्किन पर पोस्ट ट्रीटमेंट चांसेस सबसे हाई रहते हैं, इसलिए इंडियन स्किन में इसको थोड़ा लो एनर्जी पे ही यूज़ करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स आके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे प्रेशर बनाते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार एनर्जी चेंज हो जाती है और एनर्जी हाई हो जाती है। उस केस में इन साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट से बचना हो तो अर्बियम ग्लास लेज़र बहुत अच्छी है लेज़र्स में, क्योंकि वो एक नॉन एब्लेटिव लेज़र है और वो आपके स्किन पे कम जलाती है और अंदर ज़्यादा काम करती है। इसके वजह से इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम है। कई बार हम पीआरपी भी ऐड करते हैं जो आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करता है और कोलेजन और अच्छा बनाता है। बट पीआरपी बाय इटसेल्फ इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार। इसे हमेशा माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन करना चाहिए, तब जाके इंप्रूवमेंट आती है। कुछ ऐसे एक्ने स्कार होते हैं जो ये सब ट्रीटमेंट के बाद भी ऊपर नहीं उठ पाते, तो उन एक्ने स्कार्स के लिए एक्सिजन एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इसमें हम छोटा सा इंसिजन देकर एक्ने स्कार को निकाल लेते हैं और एक स्टिच लगा देते हैं हल्का। हम कोशिश करते हैं कि सबसे फाइन स्टिच जो होता है 6-0 का या फिर 4-0 कभी कभी हम वो यूज़ करते हैं, ताकि उसमें स्कार जो है वो मिनिमम से मिनिमम दिखाई दे। कुछ स्पेशल टाइप के स्कार्स होते हैं जो पतले पतले स्कार्स होते हैं, लंबे लंबे, जिन्हें हम आइस पिक स्कार्स कहते हैं। उनके लिए कभी कभी डॉक्टर टीसीए क्रॉस इस्तेमाल करता है। इसका मतलब टीसीए केमिकल है जो आपके एक्ने के स्कार को स्ट्रेच करके उसके बेस पे लगाया जाएगा ताकि वो स्कार बंद हो। और इन सब चीज़ों का डाउन टाइम होता है, तो इन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट डिफिकल्ट टू ट्रीट स्कार्स के लिए ये भी एक अच्छी टेक्निक है। अब इस लास्ट सेगमेंट में एक क्विक रैपिड फायर करते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं जो हमें लोगों ने भेजे थे एक्ने ट्रीटमेंट को लेकर। बैड थिंग्स दैट पीपल यूज एट होम टू ट्रीट एक्ने। I think number 1 has to be squeezing or popping out the pimple. Second is using kitchen ingredients, tomatoes, potatoes, lemon juices, baking soda, toothpaste. ये सब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं. And now this recent trend of using chemical peels at home and over exfoliation. Next is 3 biggest mistakes acne prone people make. सबसे पहले तो नॉट हैविंग अ स्किन केयर रूटीन एंड स्पेशली यू मस्ट यूज अ रेटिनॉइड एट नाइट। सेकेंड, चेंजिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत बार एक्ने से फ्रस्ट्रेट होकर लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बदलते हैं, बट इससे उनका किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से रिलेशन नहीं बन पाता और उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। एंड फाइनली गोइंग फॉर अनसाइंटिफिक होम रेमेडीज, जैसे कि टूथपेस्ट लगाना, अपने पिंपल्स को स्क्वीज करना जिससे मार्क बन जाता है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीओ और ट्रेटिनॉइन फॉर एक्ने। I think BPO for treatment and tretinoin for maintenance. Next question, can acne scar be treated at home? हमने जैसे बात की, वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट सो दैट वी कैन ब्रेक द कोलेजन फाइब्रोसिस एंड लिफ्ट अप योर स्कार्स, सो इट कांट बी डन एट होम। Recurrent back acne and butt acne, what to do? It's often not acne. It could be the oil that is coming on your back and buttocks. It could be the pressure. It could be just folliculitis, which is different from acne. But maintaining hygiene is very important. Benzoyl peroxide washes kept for 1 to 2 minutes before washing, and using salicylic acid or retinol sprays on your back to prevent those marks. How to stop the acne that happened before the periods? So this is a very tough one. अगर आपको periods में acne होता है
तो आप 7-8 दिन पहले ही बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज़ करना शुरू कर दो, ताकि जो आपके प्रोजेस्टेरॉन जब सर्ज होता है तब एक्ने का ब्रेकआउट ना हो। क्या एक्ने ट्रीटमेंट एक्ने स्किन टाइप पे डिपेंड करता है? एक्चुअली एक्ने ट्रीटमेंट डिपेंड नहीं करता, बट उसके साथ जो चीज़ें दी जाती है, जो मॉइस्चराइज़र है, फेस वॉश है, वो हम बदल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एक्ने ट्रीटमेंट से आपकी स्किन और ड्राई होगी एंड यू माइट नीड अ जेंटल क्लेंजर एंड अ थिकर मॉइस्चराइजर। वन लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 प्रेगनेंसी सेफ एक्ने ट्रीटमेंट्स। एज़लिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड बाकुचियोल। So with this we come to the end of this third episode of Skin and Scalp Show. I hope आप सबको एक्ने के बारे में, एक्ने ट्रीटमेंट्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो एक्ने से स्ट्रगल करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरह की और साइंटिफिक और ऑथेंटिक स्किन एंड हेयर केयर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके एक्ने या एक्ने ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। And up until that, take good care of your skin and we will meet you in the next podcast.